सो हेलो एवरीवन। रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में और देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एमआर सर के नोट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक प्रकार का सरफेस है। ये तो कोई नई बात आपने नहीं बताई, नाम से ही पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ रहा है। हाँ, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक प्रकार का सरफेस है विद अ कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस। उसके हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा। आइए समझते हैं इस बात को। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये बात तो हमें पता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे जाऊंगा ना मैं पीछे जाऊंगा, मैं तो ऊपर की तरफ जाऊंगा। ये देखो, यहां पर पोटेंशियल जितना होगा यहां पर भी तो पोटेंशियल इतना ही होगा, क्योंकि ना तो मैं आगे गया ना मैं पीछे गया। यहां पर भी तो पोटेंशियल उतना ही होगा। हाँ, यहां पर भी तो पोटेंशियल इतना ही होगा। भाई, चेंज इन पोटेंशियल VA माइनस VB तो जीरो होगा ना। वो होता क्या है, E डॉट आर। आर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वाली डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ तो मैं चला ही नहीं हूं। हाँ, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। क्या डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा इसने? ये सरफेस है विद अ कांस्टेंट पोटेंशियल। हर तरफ, हर पॉइंट पर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर ही तो होगा इसके सरफेस के। ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके 90 डिग्री पर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, 90 डिग्री पर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस। यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अलोंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, मस्ट बी शून्य। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ऑन दैट सरफेस इज जीरो। अगर आप इस सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को यहां से उठाकर यहां पर रखोगे तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? हमें यह बात पता है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है। चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो है। अब अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब 4 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है स्फेरिकल। ये देखो, ये एक पॉइंट चार्ज है। अगर हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है इस पॉइंट पर, तो देखो ये स्फीयर है। इसके हर पॉइंट पर जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा, तो ये क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल बनाते हैं। ये एक लाइन चार्ज है तो इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको याद कर लो बस। ठीक है, ये देखो, हर तरफ जो है वो पोटेंशियल सेम होगा हर पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। चार्ज शीट के लिए कैसा बनाते हैं, शीट बनाते हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली है वर्क डन वाली। एक सवाल देखिए, ये कंसेप्ट को आपके बूस्ट करेगा। ये एक कंसेंट्रिक, इस बीच में एक पॉइंट चार्ज रखा और ये कंसेंट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। यहाँ पर हर पॉइंट पर 30 वोल्ट पोटेंशियल है और आर, ये R1 डिस्टेंस है। और यहाँ पर इस स्फीयर पर कितनी है, 20 वोल्ट है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर है 10 वोल्ट। अब आप हमें ये बताइए कि ये वाली और ये वाली R1 डिस्टेंस और R2 डिस्टेंस में से कौन ज़्यादा होगी? क्या R1 ज़्यादा होगी, क्या R2 ज़्यादा होगी, या R1 ज़्यादा होगी, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते कि कोई सी भी हो सकती है। अब एक बात बताओ, हम एक फॉर्मूला पढ़कर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वाली कितनी डिस्टेंस है, यही तो होता है। हाँ, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट चार्ज से जब हम दूर जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटता है? हाँ हाँ, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटता जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। हाँ, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल तो सेम है। यहाँ पर 30 वोल्ट था, यहाँ पर 20 वोल्ट था। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 10। यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 10। चेंज इन पोटेंशियल तो सेम है।
अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है तो डिस्टेंस को बढ़ना पड़ेगा ना, तो R2 ज्यादा होगा R1 के कंपैरिजन में। क्यों? अगर ये बढ़ गया, ये ज्यादा हो गया, अगर ये कम हुआ, अगर ये कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और हमें पता है कि पॉइंट चार्ज से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटती है। KQ/R², इनवर्स रिलेशन होता है मेरे भाई। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा कि R2 जो है वो बड़ा होगा R1 के कंपैरिजन में। उसके पीछे का हमने कारण जाना इस फॉर्मूला को एनालाइज करके। Figure show a set of equipotential surface, magnitude and direction of electric field that exist in a region। ये बड़ा बेहतर सवाल है, या ये कह लीजिए कि ये बेहतरीन सवाल है। इस पर तो भाई आप स्टार मार्क कर लो, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। अबे स्टार मार्क कैसे होता है पता ही नहीं है। चलो, फिगर शो अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन रीजन। इन्होंने ये ग्राफ दिया, ग्राफ नहीं है, ये एक फिगर है जिसमें उन्होंने बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 40 वोल्ट है, यहां पर 30 वोल्ट है, यहां पर 20 वोल्ट है, यहां पर 10 वोल्ट है। क्या? यहां पर 10 वोल्ट है पोटेंशियल। अब ये बोल रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एंगल है कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल है 135 डिग्री। ये पूरा एंगल हमें दे रखा है यहां से लेकर यहां तक का 135 डिग्री। ठीक है, हमें 135 डिग्री एंगल दे रखा है। ये देखो, एक मिनट रुको, ये देखो। अब अगर हमें ये 135 डिग्री का एंगल दे रखा है पूरा टोटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल के क्या होता है? सीधा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिशा में होता है। तो इसने इन इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। हाँ, तो टोटल है 135, इसने बनाया है इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल, तो बचा कितना? 45। तो ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना हो गया? 45 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ये नेगेटिव नेगेटिव वाले तो कट गए। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस। अब पोटेंशियल के अंदर हर जगह पर चेंज कांस्टेंट है, 30 वोल्ट 40 वोल्ट। देखो 40 वोल्ट यहाँ था, यहाँ पर 30 वोल्ट है, तो चेंज कितने का आया? 10 का आया। 30 से 20 में आए, चेंज कितने का आया? 10 का आया। 20 से 10 में आए, चेंज कितने का आया? 10 का आया। ठीक है, अब ये जो चेंज है, ये देखो, ये यहाँ पर इधर की तरफ चेंज है। हाँ ठीक है, इधर की तरफ चेंज है, और हमें डिस्टेंस जो लेनी होती है हमें चेंज की तरफ वाली लेनी होती है। हाँ, मान लो देखो, ये चेंज तो इसकी पोटेंशियल सरफेस से इधर की तरफ होगा ना। हाँ, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? ये डिस्टेंस दे रखी है 1, और हमें चेंज इन पोटेंशियल की तरफ वाले डिस्टेंस लेनी होती है, तो कॉस वाला एंगल लेंगे क्योंकि ये तो 45 डिग्री होगा। पोटेंशियल चेंज किधर की तरफ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का। तो ये जो हो जाएगी डिस्टेंस, इसका कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 cos 45 हो जाएगा। तो यही करा, 10 चेंज इन पोटेंशियल तो 10 है, और 1 cos 45 ले लिया, तो आंसर कितना आ गया? 10√2 एट 45 डिग्री। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये एक चार्ज था, इसको मैं उठाकर यहां से लेकर यहां पर आया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आया, तो कितना जो है वर्क डन करना पड़ा होगा? मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही है तो कितना करेगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। हाँ, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं Q से डिवाइड कर दूं और Q से ही मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्या बन गया? ये बन गया चेंज इन पोटेंशियल, और इसको Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा? Q डेल्टा V, और डेल्टा V क्या होगा? जहां पर लेकर गए हैं वहां का पोटेंशियल, और जहां से माइनस जहां से लेकर आए हैं वहां का पोटेंशियल, और जिस चार्ज को लेकर आए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सब कुछ सेम रहेगा, कंजर्वेटिव है, माइनस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, और वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ के ऊपर। क्यू क्या है? जिस चार्ज को हम घुमा रहे हैं वो वाला चार्ज है। अब एक बात बताओ, ये एक क्यू चार्ज था, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज करा, तो
दो चार्ज थे, एक था प्लस क्यू और एक था माइनस क्यू। प्लस क्यू पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा, हाँ, माइनस क्यू पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, हाँ। तो जितनी इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जितना इनकी पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है कि जब कोई भी नेचुरल फेनोमेना होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी घटती है, और ये तो नेचुरल फेनोमेना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही इस पर फोर्स लग रही है, हाँ। तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। सवाल देखिए, फाइंड वर्क डन टू मूव क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ डाइपोल। ये एक चार्ज रखा हुआ था इन्फिनिटी के ऊपर, इसको हम इन्फिनिटी से जो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल के ऊपर लेकर आए हैं। तो हमें बताओ कि कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू डेल्टा वी के बराबर होता है। फाइनल पोटेंशियल यहां पर कितना होगा, यहां पर तो पोटेंशियल जीरो होगा। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल, ये भी जीरो होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब वर्क डन हमें कितना करना पड़ा होगा, जीरो। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सबसे पहले देखते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है, पेयर ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये याद करने वाला पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ चार्जेस। क्या किसी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ चार्जेस, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, इस 2 पॉइंट चार्ज के पेयर के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ। मान लो ये एक प्लस क्यू चार्ज था। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यू वी। भाई अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता तो लिखता क्यू डेल्टा वी, और अब इस अगर खाली पोटेंशियल एनर्जी है तो लिख सकता हूं क्यू इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है इस पॉइंट पर अगर मैं एक कूलम्ब का चार्ज रख दूं तो इस चार्ज के ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो यानी कि के यहां पर इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, और इस चार्ज से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां पर अगर मैं इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देख रहा हूं तो कोई सा भी चार्ज ले लो, ये वाला चार्ज ले लो या ये वाला चार्ज ले लो, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो बात सेम ही हो गई। के क्यू बाय आर जो है ये एनर्जी होगी, और ये किसके अंदर स्टोर होगी, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर स्टोर होगी। ये जो पूरा चार्ज का सिस्टम है इसमें स्टोर होगी, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब ये एक तीन चार्जेस दे रखे हैं, तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्यू है, क्यू है, क्यू है, वो ए है, ए है, ए है। तीनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है। अब टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि कितने जोड़े बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। देखो जैसे एक जोड़ा ये बनेगा, इन दोनों के लिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, एक जोड़ा ये बनेगा, इन दोनों के लिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, और ये वाला चार्ज और इस वाले चार्ज का ये जोड़ा बनेगा, यानी कि 3 जोड़े बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। 3 पेयर ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। एक फॉर्मूला होता है इसका, अगर आपको कभी निकालने के लिए आ जाए कि भाई बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितने बनेंगे, तो n-1/2 कर देना, और n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब इस वाले चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसके लिए क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये वाला चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a, तो इसके लिए हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय 2a। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 के क्यू स्क्वायर बाय 2a। ये एक ट्रायंगल दे दिया, क्यू क्यू चार्ज हर कॉर्नर पर रखा हुआ है, बीच की डिस्टेंस है a, तो बताओ कि कितने पोटेंशियल एनर्जी, बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये एक स्क्वायर दे दिया, बोला कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये एक जोड़ा बनेगा, ये एक जोड़ा बनेगा, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, ये एक जोड़ा बनेगा, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, ये एक जोड़ा बनेगा, यानी कि 4 तो ये लेंथ सेम है, 4 पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल सिमिलर आएंगी, 4 के क्यू स्क्वायर बाई एल, और एक जोड़ा ये बनेगा, और एक जोड़ा ये बनेगा, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2l, तो क्या लिख सकता हूं, 2 के क्यू स्क्वायर बाय √2l। अब ये देखो
3 charges minus q, q and minus q are placed respectively at equal distance of straight line। ठीक है, 3 चार्जेस थे, उन्हें हमने एक स्ट्रेट लाइन में इक्वली डिस्टेंस पर रख दिया, ए मान लो इनके बीच की डिस्टेंस थी। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस जीरो, अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ तीनों चार्ज की जीरो है तो मुझे ये बताओ कि रेशो ऑफ क्यू और बड़ा क्यू और छोटा क्यू क्या होगा। अच्छा, इन दोनों, ये एक पेयर है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी माइनस के क्यू बाई ए। एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चार्जेस को साइन के साथ लिया जाता है। क्या बोला? वी पुट चार्जेस विद प्रॉपर साइन इफ वी वांट टू डेराइव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर माइनस के क्यू क्यू बाय ए हो जाएगा। इसके लिए बनेगी माइनस के क्यू क्यू बाय ए, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जीरो के बराबर करा और उसके बाद काटा पीटी करी तो क्या आ गया, क्यू बाय क्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। 3 इक्वल चार्जेस क्यू आर एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ये 3 इक्वल चार्जेस थे और इनको हमने रखा है, और इनके भी जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो साइड है वो कितनी है, वो है 2a। ये a नहीं है भाई, यहां पर आएगा 2a, ये 2a कर लेना। Then how much work done is required in bringing them closer to an equilateral triangle of side A? तो हमें ये एक देखो ट्रायंगल है, इस पर प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, इन चार्जेस को उठाकर एक ऐसे ट्रायंगल में रखना जिसके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अभी एक फॉर्मूला पढ़कर आए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी इस सिस्टम की माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम की होगी, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 3k क्यू स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि डिस्टेंस तो 2a है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी, जो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, 3k क्यू स्क्वायर बाई a। हाँ, अब वर्क डन निकाल लेंगे, यहां से आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू शिफ्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर टू इन्फिनिटी। इन्होंने बोला कि ये एक सिस्टम दे रखा है स्क्वायर का, इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है और इधर प्लस क्यू चार्ज है, और एक सेंटर के ऊपर प्लस बड़ा क्यू कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। आप मुझे वर्क डन बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना काम करना पड़ेगा, इस प्लस क्यू चार्ज को शिफ्ट कर देना, इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पर रखना है, इस स्क्वायर से हटाकर के सेंटर से हटाकर इन्फिनिटी पर पहुंचाने पर कितना काम करना पड़ेगा। देखो ये इनिशियल फोटो है, बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा कि इसे इन्फिनिटी पर जब हम पहुंचा देंगे तो यहां पर से तो ये चार्ज गायब हो जाएगा। हाँ, ये तो इन्फिनिटी पर पहुंच गया, तो बाद की फोटो ये बनेगी, इनिशियल की फोटो ये है, इनिशियल फिगर ये दे रखा है, फाइनल फिगर ये होगा। अब एक बात बताओ, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, देखो कोनों पर रखे हुए चार्ज तो सेम है, यानी कि 4 पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों केसेस के अंदर सेम आएंगी, वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगी। क्यों अब हम डिफरेंस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो इसकी वजह से तो कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसको मैं वी नॉट बोल सकता हूं, इस चार सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसे वी नॉट कर सकते हैं, वी नॉट बोल सकते हैं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा फाइनल, फाइनल पोटेंशियल भी मैं इसको बोल सकता हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर वी नॉट तो रहेगा, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू की चार्ज, और एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा इस चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी आई है, वो कितना है, 4k क्यू क्यू बाय एल बाय रूट 2। अब हमने क्या करा, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, और यहां से कितना निकल गया, देखो माइनस को हटाने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल था ना, लेकिन माइनस भी था, तो माइनस को हटाने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, और यहां से हमारा कितना आंसर निकल कर आया, 4k क्यू क्यू अंडर रूट 2 बाय एल।
ये समझ में आया होगा, हो सकता है किसी को ना समझ में भी आया हो, तो सेकंड मेथड भी है इसका और वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है। वो क्या है, हमें एक बात पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस क्यू चेंज इन पोटेंशियल। ये भी तो लिख सकता हूं मैं। हाँ, जिस चार्ज को घुमा रहे हैं और जिस चार्ज जहां पर घुमा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल था और फाइनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल था, उनके बीच का डिफरेंस। तो इस चार्ज को मैं घुमा रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल कितना है, यहां पर पोटेंशियल है फाइनल कुछ, यहां पर पोटेंशियल होगा इनिशियली कुछ। हाँ, अब इस चार्ज को मैं इनफाइनाइट पर ले गया। हाँ, इन्फिनिटी पर तो क्या होता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो यहां पर फाइनल पर तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इनिशियली कुछ रहा होगा। हाँ, इनिशियली रहा होगा तो Q इंटू इनिशियल पोटेंशियल कर देंगे और यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा, इन चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिमिलर यही आंसर निकल कर आ जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा। Two protons are separated by distance r. What will be speed of each proton when they reach infinity under their mutual repulsion? दो प्रोटोन को r डिस्टेंस पर रखा और उसके बाद छोड़ दिया। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगी और ये दोनों क्या हुआ, दोनों भागे। अब क्या बोल रहा है, वॉट विल बी द स्पीड ऑफ, हर एक प्रोटोन की, दोनों प्रोटोन की मुझे ईच प्रोटोन की जो है स्पीड बताओ व्हेन दे रीच इन्फिनिटी अंडर देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तब इनकी आप हमें क्या बताओ, हमें बताओ स्पीड बताओ। ठीक है, तो यहां पर जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, वजह क्या है, क्योंकि ये देखो अभी तो ये रेस्ट पर ही है ना, जब इनिशियली तो ये रेस्ट पर होंगे, फिर जब उन्हें छोड़ा है, जब इन्हें रिलीज करा होगा तभी तो भागेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा है, ke² बाय r होगी, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, भाई इसे बड़ा r कर लेना। और बाद में क्या होगा, जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। हाँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ आई होगी, क्यों, क्योंकि ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हाफ mv² इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। अब यहां से आप v निकाल लोगे, v कितना आ जाएगा, √ke² बाय mr। ये देखो, प्रोटोन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, अनदर प्रोटोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन। ये एक प्रोटोन था जिस पर +e चार्ज था, इसको यहां पर फिक्स कर दिया। ठीक है, आपने यहां पर इसको फिक्स कर दिया और उसके बाद क्या करा, एक दूसरे प्रोटोन को रिलीज करा फ्रॉम डिस्टेंस r। यहां पर एक दूसरा प्रोटोन रखा और इसको यहां से रिलीज कर दिया। टेकिंग चार्ज ऑफ प्रोटोन एज ई, ठीक है, इस पर +e चार्ज है, एंड मास एज m, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोटोन। अब आप मुझे इस प्रोटोन की स्पीड बताओ, कहां पर बतानी है, एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम ओरिजिन। ये r डिस्टेंस पर रखा हुआ था ना प्रोटोन, अब दी जब ये 2r डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो इस पॉइंट पर जो है आप मुझे क्या बता दो, इस पॉइंट पर बता दो स्पीड, बता दो v कितना होगा ये बताओ। और उसके बाद बताना है एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया, यानी कि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गई, तब मुझे बताना कि स्पीड क्या होगी। सबसे पहले वाले के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। अब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है इनिशियली, क्योंकि ये रेस्ट में है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या डिफाइन होगी, ke² बाई r। अब जब ये फाइनली पहुंच गया इस डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ke² बाई 2r। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv²। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, और v कितना आ जाएगा, √ke² बाय mr।
और जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया, अब जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो COMe दोबारा से लगाओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पर है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, KE²/R इनिशियली, उसके बाद हाफ mv² तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड तो डेवलप हुई होगी, लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो यहां से वेलोसिटी हमें स्पीड मिल जाएगी या फिर वेलोसिटी वो कितनी होगी, √2 KE²/mr। ये सवाल देखिए, कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग चार्ज -2 × 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम A to B वाया C। इन्होंने बोला कि ये z एक्सिस है, यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है और ये y है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर Q, जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रो कूलम और ये फिक्स्ड है। उन्होंने बोला कि यहाँ इस पॉइंट से A पॉइंट से B के रास्ते में C के रास्ते में B तक इस चार्ज को लेकर गया, तो मुझे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या कितना होता है, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। यहां पर जितना पोटेंशियल होगा उसमें से यहां का पोटेंशियल माइनस कर दोगे, हमें वर्क पता चल जाएगा। फाइनली यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज की वजह से होगा जो भी होगा, कि 8 × 10⁻³ क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है, बाय 3 × 10⁻²। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, और के 8 × 10⁻³ बाय 4 × 10⁻²। और यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर चार्ज का जो है वो रख देंगे, जितना चार्ज दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से निकलकर यहां से आ जाएगा, सॉल्व जब करेंगे आप इसको तो आ जाएगा 1.2 जूल आंसर। ठीक है। वर्क डन इन स्लोली मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास m फ्रॉम A to B in a semicircular path as shown in figure in vertical plane in field of charge Q। देखो यहां पर इस पॉइंट पर एक +Q चार्ज रखा हुआ था R, ये पूरी डिस्टेंस 2R है, तो ये डिस्टेंस R है और ये भी डिस्टेंस R है। अब इन्होंने ये बोला कि ये इस A पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेकर आए हैं, तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ा होगा ये बताओ। अब एक बात आप सोचो, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से जितना पोटेंशियल होगा यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, यानी कि वर्क जो है, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, वो तो जीरो आ गया। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है वो तो जीरो आ गया, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आया है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, लेकिन यहां पर ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही होगी। अब देखो ऑप्शन के अंदर भी हमें ग्रेविटी के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं दे रखी हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रेविटी भी वर्क कर रही होगी। अब यहाँ से यहाँ तक आया है, बीच की डिस्टेंस है 2R, फोर्स नीचे की तरफ कितना लगा होगा, mg। वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हाँ, तो mg इंटू 2R, तो कितना आ जाएगा 2mgr। तो कितना आंसर हो जाएगा, -2mgr इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो वर्क हो रहे थे, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटी के वर्क को भी इंक्लूड करा, और क्योंकि ऑप्शंस के अंदर भी तो दे रखा है ना। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, चार्ज Q is fixed towards another charged particle Q which is fixed with speed v, it approaches Q up to a closest distance r। देखो एक चार्ज Q था जिसको फायर करा गया है दूसरे चार्ज पार्टिकल Q के, जो कि फिक्स्ड है। देखो यहाँ पर एक +Q चार्ज था जो कि फिक्स था, यहाँ से मैंने एक चार्ज को v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जो है वो फायर करा, ठीक है। ये किसी एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचा। देखो जब ये आगे की तरफ जाएगा, ये भी +Q है, ये भी +Q, दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगा। तो ये R डिस्टेंस के ऊपर जाकर रुक गया और उसके बाद वापस आ गया। इफ Q वर गिवन आ स्पीड 2v, पहले स्पीड v दी थी तब ये हुआ था, ये R डिस्टेंस के ऊपर जाकर रुक गया था। अगर हमने इसको 2v स्पीड दी तो बताओ कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, ये कहां उस चार्ज से कितनी दूरी पर जाकर रुक जाएगा। तो सबसे पहले केस 1 ले लो, इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बराबर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी सिस्टम की।
बाद में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू क्यू बाय आर हो जाएगी। तो यहां से आर कितना आ गया, 2k क्यू क्यू बाय एम वी स्क्वायर आ गया। ये पता चल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां से क्या पता चल रहा है हमें, एक रिलेशन देखो, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के। तो जब हमने स्पीड को दुगना कर दिया तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना गुना कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा 1/4 टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। 4 point charges -q, -q, 2q and 2q are placed one at each corner of square. Relation between q and q for which potential at center of square is 0. ये 2012 के अंदर पूछा था। इन्होंने बोला कि -q रखा है, -q यहाँ रखा है, 2q यहाँ रखा है और 2q यहाँ रखा है। रिलेशन बताइए q और बड़ा q और छोटे q में, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाए। तो यहां पर पोटेंशियल 0 कर देंगे और यहां से हमें रिलेशन पता लग जाएगा q इज इक्वल्स टू -q। सेंटर के ऊपर पोटेंशियल 0 करना होगा, समझ में आया ना। ये देखो, चार्ज +q एंड -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट a एंड b रेस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस 2l अपार्ट। ये एक चार्ज था +q जो जिसको फिक्स कर दिया यहां पर, ये यहाँ पर B पॉइंट पर इसको फिक्स करा है और A पॉइंट पर इसको फिक्स करा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। C इज मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है वो C है। वर्क डन इन मूविंग चार्ज +q अलोंग सेमी सर्कल CRD, यहाँ पर D पॉइंट है मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा इस किसी +q चार्ज को, वो बता दो। देखो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो +q के ये -q के फील्ड में +q चार्ज को घुमाने की वजह से तो वर्क डन 0 होगा। जो भी वर्क आएगा वो इस +q के फील्ड में घुमाने की वजह से आएगा। तो वर्क डन +q इन फील्ड ऑफ +q कितना आ जाएगा, q ये पॉइंट है D मान लो, तो यहाँ पर इस चार्ज का पोटेंशियल जितना होगा माइनस यहाँ पर इस चार्ज का पोटेंशियल जितना होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, KQ ये 3l होगी, क्योंकि ये B मिड पॉइंट में है ना, बीच में ये 2l है तो ये l होगी। हाँ, तो ये KQ बाई ये 3l हो गई और ये कितनी हो गई, KQ बाय l हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2l। अब यहाँ से q बाहर है, KQ 1/3/3l हो जाएगा, तो -2KQ बाय 3l। तो इसका आंसर, और यहाँ पर 6 का फैक्टर आएगा। जब आप इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो पहला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना किस तरीके से करा, यहां पर ये डिस्टेंस L हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल चार्ज एंड पॉइंट चार्ज, ये +q चार्ज था, इस चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, इस चार्ज और इस स्फेरिकल चार्ज की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर, वो हो जाएगी KQ, जिसके ऊपर जितना चार्ज है और इससे मल्टीप्लाई कर दो KQ बाय R। इतना समझ में आया। अब हमने ये बोला कि एक स्फेरिकल चार्ज ले लिया, और ये कैसा ले लिया, ये हमने ले लिया यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ले लिया जिसके अंदर भी चार्ज है, और इसके अंदर ही एक्स्ट्रा चार्ज +q एक चार्ज था, उसको एक्स्ट्रा +q को जो है हम इसके अंदर ले जाकर रख दिया। एक्स्ट्रा q चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, v इंटू जिस चार्ज को लेकर आए हैं, हाँ पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल और जिस चार्ज को हम लेकर आए हैं। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल होगा 3KQ/2R, हाँ, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3KQ Q0/2R।